मौलवी साहब ने क्या पूछा, भाई आप लोगों ने कुत्ता क्यों नहीं निकाला, आप लोगों ने कुत्ता क्यों नहीं निकाला? तो लोगों ने क्या कहा, आपने कहा ही नहीं था। नहीं, आपको मालूम है बात, ये आपने कहा ही नहीं था। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि 60 डोल पानी के निकाल के फेंकने, ये कहा था ना आपने। हमने कहा कि हाँ। तो फिर तो मौलवी साहब कौन है, आप के हम? तो हमने कहा कि मैं हूँ। भैया आप बताएंगे वो करेंगे ना यार, अगर हमें सारी बातें मालूम होती तो आपके पास क्यों आते हैं? आप मौलवी साहब हैं, आप पूरी बात बता नहीं रहे यार। मौलवी साहब ने कहा था मुझसे गलती हो गई भाई, मेरी गलती है, आप जाएं और जो है वो इस कुएं में से पहले वो कुत्ता निकालें, उसको निकाल के बाहर फेंकें, और फिर आप 60 डोल पानी के निकालें। क्योंकि अगर आपने कुत्ता नहीं निकाला और आप 60 करके अगर आप 600 डोल भी निकालेंगे तो 600 डोल भी निकालेंगे तो भी बदबू नहीं जाएगी। एक कोर्स मैं कर रहा था कराची में, तो उसमें एक साहब थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं जी फरमाइए। कहने हमारे गांव में तो ऐसा नहीं हुआ था। हमारे गांव में क्या हुआ था? कहने हमारे गांव में तो जब हमने वो निकाला था ना, तो वो जो जानवर था वो बाल्टी में आ गया था बाहर। फिर लोगों ने बोला, सबने बोला कि मौलवी साहब ने तो कहा ही था निकालने के लिए, तुमने वापस डाला। इसलिए कि जो मौलवी साहब की बात होती है ना, वो बात माननी चाहिए, पूरी बात माननी चाहिए। मौलवी साहब का बात तो ऐसा भी कहीं हुआ है, ये भी एक वर्जन है चल रहा है दुनिया में, है ना? कहाँ से आया? आर है ना, समझ है ना, बेचैन बेकरार ना हो, हैं भाई, सबर शुक्र के साथ बैठे, तो आ ही गए तो बैठी हैं, सुन ले कहानी हमारी। तो ये कहानी का ये थी, ये इस कहानी का पहला वो है एपिसोड, पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 जो है, अच्छा ये कहानी जो है कही जाती है कि ये इट्स अ स्टोरी, इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी ऑफ कल्चरल स्टोरी सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान में दिस स्टोरी इज वेरी कॉमन, एंड फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड एंड फॉर सेंचुरीज उलमा और असातिज़ा और प्रोफेसर्स और पढ़ाने वाले जो है वो अपने कहते हैं शागिर्दों को बात समझाने के लिए ये कहानी सुनाया करते थे। इस कहानी का पार्ट 2 है, वो क्या है? वो ये है कि आज से तकरीबन कोई 7 से 8 साल पहले की बात है, हमें एक इनविटेशन आई एक गांव से कि हमारे गांव में आके स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करा दें। कहीं पाकिस्तान में गांव है, हमें गांव चले गए। भाई हमें गांव वाले बुलाएं, IBA वाले बुलाएं, फिलिप्स वाले बुलाएं, फाइजर वाले बुलाएं, टोयोटा वाले बुलाएं, हमें आज काम जाके पढ़ाना है। हम चले गए, हमने गांव में जाके जो है ये वो कोर्स करा दिया। तो कोर्स में कहानी सुना दी। वहाँ जितने पार्टिसिपेंट थे, हमारे पार्टिसिपेंट जो थे वो थे उस गांव के या उस आसपास के कुछ और जो है ना देहातों के लोग थे। जैसी ही कहानी हमने सुनाई, उस कोर्स उस पूरे ग्रुप के अंदर एक अजीब हंगामा खड़ा हो गया और लोग नाराज़ हो गए। कहने यानी कि उन्होंने लोगों ने कहना, क्या मतलब है आपका, आप कहना क्या चाहते हैं इस कहानी से? क्योंकि उस कहानी को सुन के क्या परसीव किया है, गांव के लोग, हाँ अगर वो ये इस कहानी से ये बताया जा रहा है कि गांव के लोग बेवकूफ़ होते हैं, उनको अकल नहीं होती और फलाना होता है, कोई इस तरह की बात। बट दे परसीव्ड इट दिस वे कि हम गांव के लोगों की कोई इंसल्ट कर रहे हैं गांव में आके, हमारे घर में आके हमें जो है कहानी सुनाई जा रही है। तो कुछ नाराज़गी की फ़ज़ा जो है कि बन गई, और अगर हम इशारे भी कर रहे हैं कि भाई रुक जाएं। लेकिन उस दिन ये भी समझ में आया कि जब आदमी गुस्से में होता है तो इशारे आपके काम नहीं करते, कोई इशारा काम नहीं करेगा, इशारे फिर हो जाएंगे। अब वो सुन ना थे, नहीं यार कौन बुला के लाया इनको, कौन कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की कहानी हो रही है। तो उनमें एक साहब थे जो कि सीनियर थे, उन्होंने अपने लोगों को बिठाया, उन्होंने 1 मिनट बैठ जाए, इनकी सुन लेते हैं बात, ये जो मौलवी साहब कर रहे हैं ना बात, सुन लो। लोग बैठ गए, उनकी बात मान ली, उनके जो बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी बात हम सुनेंगे, लेकिन आपकी बात को सुनने से पहले हम आपके इस कुत्ते को एक नाम देना चाहते हैं। दे दो भाई, नाम दे दो। तो आप इस कुत्ते का नाम जो है ना वो है टूनी। क्या नाम है? टूनी। क्या रखते टूनी नाम? हमें को बता दीजिए। तो इस कुत्ते का नाम क्या हो गया साकिब भाई?
टोनी हो गया। अरे कुछ अरसे के बाद बात समझ में आई कि टोनी क्यों हुआ, इसलिए कि पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं, इंडिया के लोगों ने कंफर्म किया, इजिप्ट और जॉर्डन के लोगों ने भी कंफर्म किया कि देहातों में, गाँव में लोग पैट्स रखते हैं और उन पैट्स के जो नाम होते हैं वो होते हैं लोकल देसी नाम होते हैं आमतौर पर। आप देहातों में जाएंगे, देहातों में अगर बड़े देसी नाम मिलेंगे, राजू, राजा, शेरू, शेरा, बादल, मोती, बब्बू, डब्बू, शेरा, इस तरह के नाम हैं। और शहरों में लोग रखते हैं पेट्स, उनके नाम जो होते हैं वो बड़ा इंग्लिश होते हैं। शहर में जैक मिलेगा, जैकी मिलेगा आपको, टॉमी मिलेगा, टोनी, टाइगर, लूसी मिलेगी आपको, इस तरह के नाम होते हैं वहाँ, और दुनिया भर में होते हैं। और टोनी का नाम इसलिए रखा कि ये तय हो जाए कि जो कुत्ता था ये शहर से आया था, ये गांव का नहीं था भाई। और ये शहर वाले कुत्ते होते हैं जिनको गांव में आके उस कुएं में पानी पीना नहीं आता, उनको आता नहीं पानी पीना, और जो है ना वो चूंकि नहीं आता तो गिरते हैं अंदर, गिर के मरते हैं, मर के मुसीबत खड़ी करते हैं हमारे लिए। तो ये कौन करता है? शहरी कुत्ते करते हैं, गांव वाले नहीं करते। अबे भाई इसका नाम टोनी पड़ गया, और टोनी के नाम से कहानी चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह, लोग सुनते रहे, खुश होते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जाते रहे। फिर हमारी ट्रांसजेंडर जो है ना वो स्टार्टेड गोइंग इंटरनेशनल, किसी ने अबू धाबी में बुला लिया, किसी ने दुबई में बुला लिया, किसी शारजाह में बुला लिया, फिर हम आ जाने लगे। वहाँ पे भी पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी आती थी, फिर उन्होंने और बात चला दी, लोगों ने यार कोर्स होता अच्छा होता है, ऐसा कर लो, फैमिली में आना शुरू हो गया। फिर पाकिस्तानी के बाद इंडियन कम्युनिटी, फिर अरबों में जानी शुरू हो गई। फिर लोग अपनी कंपनी में लेके घुस गए ट्रांसजेंडर का प्रोफाइल, फिर कंपनी में इन्वाइट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर्स को हमें एज ए कंपनी ये में रजिस्टर करा दिया। अब वहाँ पे हर महीने वर्कशॉप हो रही होती हैं, रेगुलर वर्कशॉप होती हैं, यूएई में, सऊदी अरब में, बहरीन, कुवैत, कतर, फिर मलेशिया, श्रीलंका भी शुरू हो गया। अब वहाँ पे क्या होता है, दुबई में खास तौर पे जब हमारा कोई ग्रुप होता है तो वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं, उसमें मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं आमतौर पे। पाकिस्तान में कम होता है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। इट्स दी मेड अप ऑफ द सोसाइटी इज लाइक दैट, तरह के लोग आते हैं। और होता है भाई मेरे वर्षों में कोई ऐसा बंदा आया हुआ हो जिसका नाम जो है टोनी हो सकता है ना भाई, एंथनी हो जिसको प्यार से टोनी कहते हो, हैं तो वो कहानी सुनेगा तो कैसे लगेगा, क्या फील करेगा? राव साहब बुरा लगेगा, लेकिन उनको बुरा नहीं लगता, बुरा लगता नहीं। लेकिन हुआ ये कि तो एक साहब आए थे, एक कंपनी में काम करते थे, और उनको बुरा नहीं लगा, फाइन। तो हुआ ये कि उनके कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने उनको बहुत तंग किया इस कहानी के रेफरेंस में, और ब्रेक हुई। अब बेचारा वो चाय पी रहा है, उसको छेड़ लें, तो छेड़ लेना उसको जाके, हाय टोनी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यार टोनी, यू नेवर टोल्ड अस यू वेंट टू अ विलेज, and how did you manage to fall in the well, and how did it happen, and you must have been doing something there. अब वो कहना करेंगे भाई it was a story, it was just a kind of a story and that. नहीं तो तुम ही थे, उसको इतना तंग किया कि अब वो बेचारा जो था, अच्छी बात है कि एक शुरू में तो हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं तब गया हमारी लाइफ हैं, मतलब तब गया। सब चले गए, खैर वो बैठे रहे, फिर वो आए, उन्होंने कहा कि you told the story and the concept was just fine, I have no issue with that, but please change the name of this character because some of my colleagues have been teasing me since the time you told the story in the morning and now I'm really feeling uncomfortable about it, so please do change the name of this character। उन्होंने कहा यार चेंज कर दो यार। उन लोगों को समझाया भी था कि देखो नहीं छेड़ो, इतना छेड़ना अच्छा नहीं होता, थोड़ा आप किसी को छेड़ लें चलो ठीक है, नहीं क्या फर्क पड़ता है, हम साथ काम करते हैं, ये होता है, वही नहीं छेड़ो ना यार। और कुछ लोगों का शौक होता है ना, वो हर जगह जाके उनको जो है ना वो छेड़ना ही होता है। दुनिया में कुछ लोग हैं जो छेड़ना का काम बड़ा अच्छा करते हैं, नहीं मानी उन्होंने बात। खैर हमने उसका नाम चेंज करके रान भाई टोनी से कर दिया पोनी, इस तरह से ही पोनी आया। पोनी किसे कहते हैं अल भाई, पोनी किसे कहते हैं? पोनी हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल हॉर्स, छोटा हाइट की एक हॉर्स होता है ना, उसको कहते हैं, खूबसूरत सा होता है, वो पोनी कहते हैं। तो पोनी इस कहानी के जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, जिस तरह से पोनी गिर गया था ना उस कुएं में और फिर मसला पैदा हुआ एक है, ऐसे ही कुछ पोनी होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, नजर नहीं आते, और बहुत खामोशी से चुप करके आरिफ साहब कहाँ गिर जाते हैं, they become part of our thoughts, यहाँ गिर जाते हैं। और उसूल ये है तहसीन साहब कि अगर आपने वो पोनी नहीं निकाला जो यहाँ पर मौजूद है,
और आप अगर उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ मसला सॉल्व नहीं होगा। शायद कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मिल जाए, बट दैट प्रॉब्लम विल अगेन पॉप अप। जब तक कि वो पोनी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो सवाल आ रहा है, वो कंफ्यूजन आ रहा है, जब तक वो पोनी नहीं निकलेगा फंसा रहेगा। तो पोनी जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, पोनी निकालना होता है। समझ गया मेरी बात को? तो पोनी का मतलब कि हमारे पास हरफे आम में, आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस बात के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? मिसकंसेप्शन कहते हैं, खलल, खलल भी कहते हैं, दिमाग में खलल है। और क्या कहते हैं? ये तो बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। तो कराची की आयन लैंग्वेज में है ना, हाँ कीड़ा है। तो इनके दिमाग में तो बहुत बड़ा कीड़ा है भाई, ये नहीं निकलने वाला, और जब कीड़ा निकलेगा नहीं मसला नहीं होगा। और क्या कहते हैं? खन्नास, हो भाई बहुत बड़ा खन्नास है। फतूर कहते हैं ना भाई। अच्छा, अगर आप किसी को ये कहते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं यार, आपके दिमाग में कीड़ा है, ठीक है किसी को आप, क्या हो गया भाई राव साहब, तो खन्नास आ गया तुम्हारे दिमाग में यार, अब ये कहते हैं आप, तो लोग कैसे फील करेंगे? लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, लोग नाराज, थोड़ा सा बुरा फील करते हैं, क्योंकि यानी कि पीपल डोंट लाइक टू बी एसोसिएटेड विद सच कॉन्सेप्ट, है ना। खन्नास, कीड़ा, फतूर, खलल, वहाँ खलल हो गया है इनके, है जी। तो लोग अच्छा फील नहीं करते इन सब चीज़ों को। हाँ वो कहते हैं ना कि ऐसे ही आप बात कर रहे हैं, लगा ऐसे कि पोनी है। तो पोनी जो है ना, लोग पहले तो लोग समझते हैं कि पोनी का मतलब कोई स्वीट सी, कोई प्यारी सी कोई चीज़ है शायद। पोनी तो प्यारा है ना, पोनी, बच्चियों की पोनी याद आती है लोगों को, छोटी सी, कुछ छोटी प्यारी छोटी चीज़ है। अच्छा, अगर आप ये पूरी कहानी, ये पूरा कॉन्सेप्ट लोगों को एक्सप्लेन कर दें विद इन योर ग्रुप, विद इन द पीपल दैट यू इंटरेक्ट अलॉट विथ, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो यही है पिछले 9-10 सालों में कि लोग खुद आके कहते हैं, लोग आके कहते हैं यार यमीन भाई आपसे बात करनी, बोलो। हाँ बोलो यार, मेरे दिमाग में बात आ रही है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पोनी ना हो, हैं यार आप मेरी हेल्प करें यार। कभी कोई आगे ये नहीं कहता कि मेरे दिमाग में ना एक कीड़ा आ गया ये कोई नहीं कहता। मेरे दिमाग में जो है ना यार कोई खलल पैदा हो गया, और मेरे दिमाग में जो है ना कोई खन्नास आ गया, ये कोई नहीं कहता। पोनी लोग खुद कहने, हाँ हो सकता है कि यार मेरा पोनी हो, तो जो है यार आप कैन यू प्लीज हेल्प मी, यू नो रिमूव दैट पोनी। खुशी खुशी लोग जो है ना वो पोनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा सा, मीठा सा, ठंडा सा लफ्ज़ है, शुगर कोटेड हो गया है, अगर समझ गए ना। हाँ, तो पोनी से मेरी मुराद ये थी कि जिस तरह विजन्स के मामले में भी हमारे दिमाग में पोनी होते हैं, बहुत सारे वह पोनी होते हैं, ठीक है। अब वो पोनी जो है ना वक्तन फवक्तन आप देखेंगे कि वो इस कमरे में आते जाते रहेंगे, आएगा जाएगा, निकालेंगे। कुछ पोनी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, खतरनाक होते हैं, निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने उनको नहीं निकाला तो वो आपकी ज़िंदगी को डिरेल कर देते हैं। कुछ पोनी ऐसे होते निकल जाते हैं बकार साहब, लेकिन मौका मिलते ही फिर जरा सा दरवाजा खुला छोड़ दिया ना आपने, चुप करके अंदर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा पोनी जो है ना आ चुका है, फिर वो आपको तंग करना शुरू करेगा। है तो पोनी का और हमारा जो है ना वो एक मुस्तकिल जंग है, हमारी मुस्तकिल जंग है पोनी, जो पोनी के संग है। फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया है कि आपकी वर्कशॉप जारी होगी, उनका नाम है द पोनी प्रोजेक्ट। तो उसके ऊपर वो मोस्ट कॉमन जो पोनी होते हैं, अच्छा, उन्होंने वो एज स्टेटस डालने शुरू किया। जी कौन, किसने बनाया? उमर जावेद। अच्छा, उमर भाई ने बनाया है। अच्छा उमर भाई ने बनाया। हाँ, उमर भाई हमारे करम फरमाए हैं बहुत बड़े। कुछ कह रहे हैं सच है? अच्छा, तो एक पोनी जो है, अब मैं बताता हूँ आपको। एक पोनी, वन ऑफ द पोनी से यार ये जो कैटेगरी ए है ना यार, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकेगा, हैं इसे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो छोड़ो यार कैटेगरी बी में रहो। दैट्स अ पोनी। ऑल वी शुड से कि मेरी वो कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हुई भी फोकस करने की या अपने विजन को डेवलप करने की, बट द कॉम्पिटेंस कैन बी डेवलप्ड। मैंने सोचा नहीं उस तरह से ना, तो सोचना सीख लूं, मैं सीख सकता हूं, मैं डेवलप कर सकता हूं अपनी स्किल को। लेकिन मैंने अभी तक नहीं सोचा तो मैं आइंदा भी नहीं सोच सकता, या ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और मैं कर नहीं सकता हूं। ये पोनी है। इसलिए कि देखें, अगर एक दरख्त हो और उस दरख्त के ऊपर एक परिंदा बैठा हुआ हो और आपने उस परिंदे का शिकार करना हो,
सपोज एक तो तरीका ये है कि आप उस परिंदे को एम करें, है ना, मतलब एग्जैक्टली यू हैव टू एम दैट बर्ड टू टारगेट इट। क्या ख्याल है आपका? अब इतने बड़े दरख्त के अंदर इस छोटे से एक टारगेट चीज को टारगेट करना क्या ख्याल है? मुश्किल है ना? इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट एंड प्रैक्टिस एंड प्रिसिशन। और प्रिसिशन प्रैक्टिस से आती है ना, एकदम तो नहीं आएगी, लेकिन क्या प्रैक्टिस अगर की जाए और थोड़ा डेवलपमेंट की जाए तो क्या वो प्रिसिशन डेवलप की जा सकती है? की जा सकती है ना भाई। तो लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और एक तरीका ये है कि मैं छोड़ना कहूँ छोड़ो यार, अब कौन इतनी प्रैक्टिस करे भाई, बस दरख्त की तरफ बस बंदूक करो और इंशाल्लाह लग गई भाई, इंशाल्लाह लगी जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो, है ना। हम इंशाल्लाह पे डालते हैं और प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमने डेवलप नहीं करना, बस इंशाल्लाह बस करो यार, अल्लाह का नाम लेके चलो बस। दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो चांसेस ऑफ सक्सेस कहां पर हैं कि मैं इसको एम करूं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं, थोड़ा प्रिसिशन डेवलप करने की कोशिश करूं, या बस जस्ट मैं ब्रॉड टारगेट पे एक निशाना लगा दूं? कहाँ है जी? हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर उधर टारगेट कर रहा हूँ तो मारूं तो लग भी जाए, उस वक्त भी मैं हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ ना मैं भाई, मुझे कह रहा हूँ ना भाई, अहमद हो सकता है कि 75 किलोग्राम तक ना पहुंच सके 5 साल के बाद, है ना। वो होता है कि 75.2 किलोग्राम तक पहुंचे, 75.5 तक पहुंचे, 76 तक पहुंच जाएगा। अब पहुंच करीब करीब पहुंच सकता है ना, लेकिन अगर वो प्रिसिशन और प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा तो वो 75 बीट्स कर सकता है। क्या ख्याल है? ऐसे निशानेबाज आपके ख्याल में नहीं होते जो एग्जैक्ट टारगेट को हिट कर दें? करते हैं, प्रिसिशन डेवलप करते हैं। तो भाई मैं इस कोर्स में जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम इस बात की नीयत तो कर लें कि हम वो प्रिसिशन डेवलप करने की कोशिश तो करेंगे अपनी। मैं तो ये कह रहा हूँ है मरियम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोशिश तो करें कि हम ये सोचे तो सही कि हाँ हमने करना है। हाँ, अब उस कोशिश करने में हो सकता है कि आप 100% पर ना जा सके, 9% तक जाए, इसी। तो जब हमारे पास वो कोशिश कैसे करनी है उसका एक फ्रेमवर्क है। जब आपके पास किसी काम को करने का राइट फ्रेमवर्क नहीं होता, हर काम को करने का फ्रेमवर्क होता है ना, अगर फ्रेमवर्क ना हो आपके पास तो क्या करेंगे आप अंदाजे से काम कर रहे होंगे, आप अपने अंदाजे चला रहे होंगे, कुछ कहीं से पढ़ लिया, कुछ कहीं से ले लिया, कुछ चीज़ से पूछ लिया, इस तरह से जिंदगी चल रही होगी। एक तरीका ये है कि क्यों ना मैं उस फ्रेमवर्क को सीख लूँ, पूरा फ्रेमवर्क डेवलप कर लूँ मैं अपनी लाइफ के अंदर, और मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो वो आसान हो जाएगा मेरे लिए काम करना, वो टारगेट करना, वो चीज़ सेट करना, वो इन्विजन करना। विजन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही हेल्थ के मामले में होता है। हमारे पास जब नॉलेज नहीं होती तो हम जो है ना वो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि चिल्लू को पता ही नहीं है। चिल्लू का मसला ये है कि बेचारे को पता ही नहीं है, वो तो गुड हेल्थ के ख्वाब में चला जा रहा है बेचारा, उसकी आँख किस दिन खुलेगी? जब बैड हेल्थ होगी। हाँ, जब खुदा ना खासा अल्लाह ना करे वो हॉस्पिटल के बेड पे पाए जाएं, जब खुदा ना खाता वो कहीं सीना पकड़ के गिर जाए किसी दिन, उसे क्या हो गया? समथिंग हैपेंड टू मी, ये कैसे हो गया यार? वो तो 4-5 घंटे पहले भी वो तो ये फील कर रहा होगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम फाइन, आई एम हैविंग गुड हेल्थ, जबकि वो है नहीं, है ना। तो चलता चला जाएगा लाइफ में ऐसे ही। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज मिल जाए, आपको पता लग जाए कि यार मैं अपनी हेल्थ को कम से कम एफर्ट में कैसे जो है ना वो मेंशन कर सकता हूँ, कम से कम एफर्ट में, अगर आप ऑब्सेस हुए बगैर, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे फैमिली मेंबर टाइम इंडस्ट्री के प्री विजन वो कैसे थे, पोस्ट विजन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड ऑफ कोर्स इन अदर एरियाज एज वेल, माशाल्लाह। तो लेट अस सी हिज सम ऑफ हिज फोटोग्राफ्स। अगर समझ गए, यासिर हज्जाज। तो यासिर हज्जाज जो है ना, ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड फैमिली मेंबर, ही इज फ्रॉम पैलेस्टाइन, ओरिजिनली फ्रॉम पैलेस्टाइन। ही वर्क्स फॉर इतिसलात इन अबू धाबी।
रिसेंटली ही वॉज इन पाकिस्तान फॉर 4 years. तो PDCL को उन्होंने लिया था, क्या कहते हैं, इस्लात ने. तो ही वॉज नेम्ड एज द हेड ऑफ द IT. He came here, he spent 3 years. Just recently he went back. Let us watch him. ठीक है, ठीक. ये हैं, ये यासिर हैं. ये यासिर हैं 2007 में भी, या 2007 या 2006 में है यासिर. आइए यासिर. आइए. आइए. यासिर. Chillu. And then, he developed the vision for his health, working on that. And after 6 months, this is what has happened. छः महीने में यासिर यहाँ पहुँच गया. आइए. आइए. So we brought him to the workshop. हमने उससे कहा कि यार अपनी जो ना पैंट शैंट लेकर आओ पुरानी वाली, दिखाओ तो क्या फ़र्क पड़ा है. अच्छा, इस आदमी की अनबिलीवेबल सक्सेस है, नॉट ओनली इन हेल्थ, इन अदर एरियाज एज वेल. हैं जी, एज ए मैनेजर, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एज ए टीम लीडर. Your confidence has gone somewhere else. यार आए थे ये पूछने के लिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी टीम को कैसे मैनेज करूं यार, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी टीम को, अपने डिपार्टमेंट को. तो इनके जो मेंटोर थे उन्होंने इनको ये कहा था, एक जुमला कहा था. उन्होंने कहा था कि यासिर, यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट मैनेज एनीबॉडी, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट फॉरगेट इट. I was thinking, but how? But why not? Everybody else is doing it. Everybody else is managing. But why not I? तो नहीं कर सकते ना, छोड़ दो ना यार. तो क्यों नहीं कर सकते? तो उनके जो अंकल थे जिनसे ये एडवाइस लेने गए थे, उन्होंने ये कहा, यासिर, somebody who cannot manage himself, he cannot manage anybody else. Just forget it. First, learn to manage yourself. So if you successfully manage yourself, then you'll be able to manage anybody else. Let's go. बस ये जो है ना यासिर हज्जाज साहब के, वो तीर की तरह जो है ना खुप गया उनके जो है ना वो दिल में. और यासिर साहब ने प्रोफेशन का कोर्स किया, प्रोफेशन डेवलप किया, फिर काम करना शुरू किया. एंड माशाल्लाह टुडे इज देयर, ही इज द डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स नाउ. बहुत सीनियर पोजीशन पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी टीम लीड करते हैं, few hundred people. और बहुत सारे और इनके एरियाज हैं जिसमें ये काम करते हैं, फ़लस्तीन के अंदर भी और जगहों के ऊपर भी बहुत सारे काम हैं जो माशाल्लाह सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स दिस गाय इज कम्प्लीटली चेंज्ड. हमने विजन खाली हेल्थ नहीं बनाया, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए मेम्बर ऑफ द सोसाइटी, एज ए मुस्लिम, हर जगह पर माशाल्लाह मैं देखता हूँ इस आदमी को बड़ा ही जो है ना वो बैलेंस चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त. तो इट्स ऑल अबाउट having right knowledge, right framework, and then you can do it. That's not a problem. ठीक है. So let's watch a small video clip. आइए एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं, and then we'll move forward. 23.5 hours, huh? बस ठीक. Welcome to this visual lecture I'm calling 23.5 hours. So I have a big interest in preventive medicine, which can mean a lot of things from, cancer screening to eating more fiber to having a good social network, and I mean that in the old sense of the word. But weighing less, drinking less, smoking less, controlling your blood pressure, cholesterol, and so on and so forth. So all these things are incredibly important, and I wouldn't want you to minimize your efforts in any one category. But
I want to know what comes first. What has the biggest impact? What has the biggest return on investment? What makes the biggest difference to your health? So I did my research, and I found an answer, at least for me, and it's tricky because, you know, all these things are sort of overlapping. But I picked out this intervention and because of its breadth. It worked for so many different health problems, and that's what I found so cool about it. So just to kind of walk you through a quick list. So this intervention in patients with knee arthritis who receive 1 hour of treatment 3 times a week reduced their rates of pain and disability by 47%. In older patients, it reduced progression to dementia and Alzheimer's by around 50%. For patients at high risk of diabetes and coupled with other lifestyle interventions, it reduced progression to frank diabetes by 58%. Postmenopausal women who had 4 hours a week of the treatment had a 41% reduction in the risk of hip fracture. It reduced anxiety by 48% in a big meta-analysis. Patients suffering from depression, 30% were relieved with low dose, and that bumped to 47% as we increased the dose. Following over 10,000 Harvard alumni for over 12 years, those that had the intervention had a 23% lower risk of death than those who didn't get the treatment. It's the #1 treatment of fatigue, and of course, the kind of outcome of choice there, my favorite outcome is quality of life, which is really all of the above and really about making your life better. And this treatment has been shown over and over again to improve quality of life. So the question is, what's the medicine and what is 23.5 hours? So the medicine was exercise, mostly walking, so not triathlons. And let me just put it a different way. I think what I'm asking you to do is, if you think about your typical day, so there's 24 hours, and so you might spend most of your day, you know, this varies obviously, but you know, couch surfing, sitting at work, obviously sleeping. And what the evidence that I'm going to show you kind of tells me is the best thing you can do for your health is to spend half an hour being active, maybe an hour, and that if you can do that, you can realize all the benefits I described in the previous slides. So let's just take a quick walk through some of the literature. So Stephen Blair, he's a professor at the Arnold School of Public Health at the University of South Carolina, and he looked at this in what's called the Aerobic Center Longitudinal Study, which followed over 50,000 men and women over time. And along the left side of this graph is something called attributable fractions, which is a kind of fancy word, but it's the estimate of the number of deaths in a population that would have been avoided if that specific risk factor had been erased. So for example, turning a smoker into a non-smoker, or a couch potato into a daily walker. And along the bottom is the typical risk factors. You can see the hypertension is incredibly important and so on and so forth. But the one that was that kind of applied the most risk was this sort of mysterious CRF, which is cardiorespiratory fitness, which is really low fitness. So low fitness was the strongest predictor of death. And this is important that most of the trials we see, to be honest, are funded by pharma or other companies because they've got a drug for hypertension or high cholesterol or diabetes. And we rarely see fitness thrown into the mix, and so it's nice to see a trial that's not so siloed. Blair's work is interesting. He also did another trial looking at obesity. What he found was, you know, sort of two things. One is obesity and no exercise. That's a very bad combination, and that's where we saw many of the negative consequences of obesity from a health point of view. But if the obese person was active, even if they didn't have the weight loss, but were just active and obese, that was much, much better, and that the exercise ameliorated much of the negative consequences of obesity. So if exercise is a medicine, what's the dose? So when I think of dose, I think of how long, how often, and how intense. I'm going to give you a slightly mixed message, but essentially more activity is better. But I must say the rate of return seems to decline after 20 or 30 minutes a day. So if you're being active less than 150 minutes a week, or more if you're a kid, an hour a day if you're a kid, my flag goes up in the clinic. So my personal take on this is that you know, the literature draws a very broad brush, and so we see big differences when somebody goes from not doing anything to doing something, and after that the return is more granular. So if we took the Nurses' Health Study, women who went from 0 activity to just 1 hour a week reduced their heart disease rates by almost half. So you can break it down, so it can be 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes if you want to do 30 minutes of exercise, so it can be broken into 3
higher intensity. It looks like it's equivalent to less time with lower intensity. But I think obviously the clinical pro is mostly thinking about your style and habits and your personal cues. So if you're only going to do it if it's pre-booked with friends, you know, couples that take a half-hour walk every morning or evening to organize their life. A dog is a great walking coach. The data is showing 67% of dog walkers achieve 150 minutes a week just with the dog walking. And finally, of course, your commute, you know, getting off stop early, taking the stairs, and so on and so forth. So thinking about that, I'm just going to walk you through some quick slices of the literature. The first one comes from Japan. In the 90s, Japan required all employers to conduct annual health screens for their employees. And so a large gas company in Japan called Osaka used this to answer a great question. So if people's walk to work was longer, did that reduce their chance of serious health problems? So in this example, high blood pressure. And what they found is under 10-minute walk, no difference. 11 to 20-minute walk, 12% reduction in rates of high blood pressure or hypertension. And over 21-minute walk, a 29% decrease in rates of high blood pressure. So the authors calculate that for every increase of 10 minutes in your walk to work, there was a 12% reduction in the likelihood of getting high blood pressure. The second exhibit is looking at stents. So this is something we commonly do down medicine. So you can see on the left here, the artery's blocked. On the right, a vascular surgeon's gone in and put in a balloon, opened it up, and left a stent to keep it open, which makes great sense. So a German researcher named Rainer Hambrecht looked at this with about 100 cardiac patients. He got half the group to exercise, and by that I mean 20 minutes a day on an exercise bicycle, and then once weekly 60-minute aerobics class. And the other half got the high-tech stent and just their sort of normal activity. And after 1 year, 88% of the exercises were event-free compared to 70% of the people that got a stent. So both worked, but I find it, you know, sort of incredible that the low-tech made a bigger difference. And you have to remember that the stent just fixes one part of the heart. The next way to think about it is the reverse. So what I call sitting disease. We know that being sedentary is bad for your health, but a researcher named Leonard Veerman wanted to quantify this, and he did so down in Australia in a big study they did there. They found, compared with persons who watch no TV, those that spend a lifetime average of 6 hours a day watching TV can expect to live about 5 years left. I mean, that's incredible. But then I think, oh, who watches 6 hours a day of TV? It turns out the average adult in the USA spends about 5 hours a day watching TV or screens. So I find this fascinating that we never think of the TV as something that's bad for our health, but clearly it's as powerful as many other risk factors for chronic disease. So I'm just going to leave you with, well, I guess, two quotes. So one is Jerry Garcia, the singer who was the lead singer for the Grateful Dead, and he says, somebody has to do something. It's just incredibly pathetic that it has to be us. And I think that's true, that in some ways it has to be us. As Hippocrates said, walking is man's best medicine. And so I'm going to finish by asking you a question. And this may have some personal challenges for you. So, you know, you might be very busy with work or kids or both, and you may be in pain or have other priorities. But my question to you is, can you limit your sitting and sleeping to just 23.5 hours a day? So something to think about. Thank you very much. If somebody does not have this knowledge, it's very simple, huh? Simple recipe. अगर मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं तो करेंगे कब? कौन करेगा? नहीं करेंगे ना? हम नहीं करते. Just like this, जिस तरह से वो एक्सरसाइज की बात कर रहा है, यानी कि अगर आपके पास विजन में क्लैरिटी है तो आपकी चॉइसेस कुछ और होंगी भाई. आप खुद कल कह रहे थे ना, अहमद की चॉइसेस कुछ और हैं, बाबर की कुछ और हैं, चिल्लू भाई की चॉइसेस कुछ और चल रही हैं, क्योंकि अहमद के पास अपने विजन की नॉलेज है. और आपका नॉलेज हो कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो आपकी तो पूरी की पूरी प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो जाए. तो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, कितना पीना है, क्या नहीं पीना है, वगैरह वगैरह. नहीं आया हुआ बस जो कल मैंने आपको कोकोला का जो इंटरव्यू वाला है. आइए छोटी सी वीडियो क्लिप और देख लें. ये जो एक्सरसाइज वाले पैटर्न में थी ना, नाउ डाइट में आप देखें हमारे किस तरह से हम लोग करते हैं और क्या नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या होता है.
शाबाश शाबाश शाबाश. Physically. I think Coca-Cola, as the introduction said, does have some sugar in it. It is energy. Is it an absolute necessity? No, it's not. Millions of people enjoy it as part of their diet across the UK. Does have some sugar in it, you say. Why don't you say specifically how much sugar there is in this can, for example? I think if you turn, On the side you say 30, you have a percentage on there, don't you? yes, right here on the front, it quite clearly calls out the amount of sugar in this can of Coke. what does it say? 35 grams, which is 6 teaspoons of sugar, which is about the same amount of calories as a cappuccino or half a croissant. So there is calories, and actually what we're doing is to say, look, the information is here. We want to actually promote and make sure. Do you imagine people who know if they go to the cinema and this is a small one and there are big ones here too. You go to the cinema and you get a jug of Coke like this. Do you think people have any idea how much sugar's in it? And maybe they don't. And I think one of the things Do we you know need to do. look at this? 23 sachets of sugar in that single container. The equivalent thereof. Now that is a staggering amount of sugar, isn't it? But that is why we're very focused, as one of the things we're doing, on getting the information out there. We're not trying to hide the information behind what's in a But you are Coca-Cola trying to hide it. But there's zero sugar in a Coke Zero. Well, clearly, it's called a Coke Zero. But the Coke Classic, look at this one here. There's 44 packets of sugar in this one. 44! Indeed there are, and I think what we're saying is, look, we want to make sure that people have the information available to them so that they can make the choices, and if they don't want the big one, then fine, and that clearly is not one that's going to be for everyone. We want to make sure the information is available. We want to make sure there's more availability of more choices, whether it's smaller packages, as you got in your intro. Yeah, but whether it's 23 in something this size, or 44 in something this size, each of which is to be consumed in one single sitting at the cinema, this is staggering, isn't it? Look, I think we do need to recognise that things need to change, that the big overlaps need to come down. I don't think that we are talking that the world can't change and the world doesn't need to move on. I think what it comes back to is we recognise that we need to play our part in helping to fix this very important issue of obesity. It's something that's come about from us taking in too many calories and not burning them off with activity, many things over many decades. And we're taking actions. We are promoting the information. As you point out, it is on the can. We're putting it in the advertising. We're increasing choices of the small cans, helping people manage their calories, promoting the zero-calorie options if people are having trouble. So you accept your role in the obesity epidemic, do you? I think as a contributor of calories into the British diet, of course we must. I mean, soft drinks, all soft drinks together contribute 2% of the calories. It's a part of it, and therefore we need to accept our role, and we do, and that's why we want to focus on actions that we believe will help bring this crisis under control. Isn't what you're doing very similar to what the tobacco companies did when, after the link with cancer had been established, started then trying to get us all to smoke light cigarettes, as opposed to saying, don't have any of them? I think there's a very clear distinction between tobacco and anything to do with food and drink. Because in the end, there's no amount of tobacco that's good for you. It directly causes obesity. No. Whereas with food and drink, anything in moderation can work within your lifestyle. Maybe one of these packets in a cup of tea during the course of the day, or maybe even two. 23 in the smallest container at the cinema. The reality, people aren't drinking those, and I think what we need to focus on is, if we're trying to solve obesity, it's about information. And if you have the information, and you decide, or whoever decides not to have it, absolutely fine. What we're here to do is to get the information into people's hands, help them make the choices that fit their lifestyle, their choices during the week, and also get out there and try and promote activity with some NGO partners to try and help the other side of the equation and burn off some of those calories. Because when you actually look out there and say, has anyone actually solved the crisis? Because sometimes we look at things and say, well, what will work? But what's important is to look at some of those examples where things have actually happened. There's an approach called EPOT out there, started in France, moved across Europe, is now spreading across the world, where they brought down childhood obesity by 20%. And it's not by taking some
eye-catching or simple measures. They did a number of things, bringing in private companies, health companies, local government communities, and brought down childhood obesity by 20%. Thank you very much. My God. So, not having right knowledge will put you under severe risk. Just like this health, we need to have right knowledge for other areas of life. मैं फिर भी बताना चाह रहा था कि ज़िंदगी इतनी बेकीमत नहीं है कि उसको जो है वो ऐसे ही गुजार दिया जाए चिल्लू बन के. It's very precious. अच्छा, तो फर्ज करेंगे जो है ना वो हमारे तो वो अहमद शजी इजाजी साहब जो हैं ये कहते हैं कि यार मैं नॉर्दर्न एरिया से जा रहा हूँ और मैं बाय रोड जाऊँगा. मैं इनसे पूछता हूँ कि यार आप कैसे जा रहे हो, तो कहते हैं यार वो अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ. फिर कौन सी गाड़ी है आपके पास, कहते हैं कि यार मेरे पास तो करोड़ा है, तो मैं तो करोड़ा में ड्राइव कर रहा हूँ कराची टू कुंजराब पास है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर. तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि अहमद भाई माशाल्लाह हजरत साहब हाँ 4 मिनट लेट है. देखिए उनको देखें, उनको देखें, आप उनको देखें. 200 रुपये दे दिए. हाँ मैंने दे दिए, आप कह रहे हैं एडवांस में दे दी मैंने, ऐसा नहीं दे दीजिएगा. तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप जो है ना करोड़ा में ना जाएं. आपको मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो 4 व्हील ड्राइव लें, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव जो है उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको उस सफ़र में ड्राइव करने में हेल्प करेंगे, आपके सफ़र को आसान बना देंगे. और वो फंक्शन जो है ना वो आपकी करोला में नहीं है, जिस वजह से आपको मुश्किल होगी, है ना. मिसाल के तौर पे देखिए, एक तो होते हैं फंक्शन, एक होती है किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो फंक्शंस क्या हैं माशाल्लाह. आबिद भाई 5 मिनट लेट हैं आप, सिर्फ 250 रुपये का पड़ा आपको ये. अच्छा, एक फंक्शन है जी ट्रैक्शन. क्या मतलब ट्रैक्शन का है भाई, और इस ट्रैक्शन हाँ चलती नहीं है, उसकी रोड ग्रिप जो है वो बहुत ही अच्छी होती है 4 व्हील ड्राइव की. एक और फंक्शन इसमें होता है विच इज कॉल्ड क्लियरेंस. उसकी क्लियरेंस हाइट होती है वो ज़्यादा होती है कार के मुकाबले में, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी जो है वो टकराती नहीं है बम्पी जगहों के ऊपर. जबकि अगर आप कार में ट्रैवल करें और अगर आप यूनिवर्सिटी के गेट से यहाँ तक आएँ तो रास्ते में 2 स्पीड ब्रेकर आते हैं भाई. हैं कितने आते हैं? 4 ब्रेकर आते हैं वहाँ से यहाँ तक. कार ब्रेकर, हाँ कार ब्रेकर हाँ. तो कार जो है ना आपकी टंग टंग बजती है, इसलिए कि उसकी क्लियरेंस हाइट कम होती है. शहर में आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बम्पी जगह हो तो गाड़ी टकरा जाती है. 4 व्हील ड्राइव जो है वो इस तरह की चीज़ों से परेशान नहीं होती. ख़ास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं तो ऊंचे नीचे कच्चे पक्के रास्तों में वो चल जाती है जी. अच्छा, तीसरा फंक्शन इसमें होता है जी इट्स पावर. इसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे सख्त तरीन जगहों पे भी 4 व्हील ड्राइव से निकाल लेते हैं. मड है, रेत है, उसकी बिल्कुल कोई जो है ना वो हाइट है, यू कैन ड्राइव. लेकिन ये सारे फंक्शंस क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं कि उस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि आम कार में नहीं पाई जाती हैं. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको फंक्शन देती हैं. वो मिसाल के तौर पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इट्स अ बिगर इंजन, इट गिव्स यू मोर पावर. बड़ा इंजन होता है, पावरफुल इंजन होता है, आपको पावर ज़्यादा मिल रही होती है. इसी तरह से इट इज़ अ 4 व्हील ड्राइव, है ना. द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन और 4 व्हील्स. आजकल तो AWD भी कहते हैं ना, बहुत सी गाड़ी में AWD लिखा होता है. मैंने AWD क्या है, तो मैंने कहा ऑल व्हील ड्राइव, इट्स नॉट 2 व्हील ड्राइव. अच्छा, इसी तरह से इट हैज़ लार्जर टायर्स, बड़े भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं. उनकी ट्रैक्शन उसकी वजह से रोड ग्रिप आपको अच्छी मिल रही होती है.
इसी तरह से इट हैज़ अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच मीन्स इट डजंट फॉल बैक। अगर आप इसको किसी बड़ी स्टीप जगह पे अगर आप कार को ले जाने की कोशिश करें, कार को, तो कार जो होती है वो ऐसी जगहों से वापस उलट सकती है, उल्टा भी मिलती। तो आपने जो लोग दुबई के भी गए होकर आपने कभी डेजर्ट सफारी की हो मिडल ईस्ट में, तो डेजर्ट सफारी में वो 4 व्हील ड्राइव पे करवाते हैं और वो ऑलमोस्ट डेजर्ट के अंदर कुछ जगहों पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ले जा रहा होता है। वो 90 तो नहीं होती, और 80-85 डिग्रीज के ऊपर वो गाड़ी चला रहा होता है, और इस पर चला रहा होता है, गाड़ी नहीं उलटती, गाड़ी नहीं पलटती, कुछ भी नहीं होता। सब हाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, बट दे नो कि कुछ भी होगा नहीं। उसकी एबिलिटी है। आप कार तो खैर ले नहीं सकते, वही फंस जाएगी। तो देयर आर सर्टेन फंक्शंस एंड देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई अब्बास भाई। अगर आप ये मेटाफोर समझ गए तो अब मैं इस मेटाफोर को कनेक्ट करना चाहता हूँ विजन के कॉन्सेप्ट से। जब हम कहते हैं कि लाइफ में विजन होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी के जिस सफर को गुजारने की बात कर रहे हैं ना, ये भी एक सफर था ना नॉर्दर्न एरियाज का, तो जिंदगी का भी एक सफर जो आप गुजार रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो सफर ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा इंगेजिंग हो, ज़्यादा जो है उसमें मोटिवेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तो वो कैसे होंगी? वो विजन से होंगी। इसलिए कि विजन आपको कुछ ऐसे फंक्शंस देता है जो विजन के नहीं होने से आपकी लाइफ में नहीं मिल सकते आपको। वो फंक्शन जो है ना विजन के होने से मिलते हैं। दी फर्स्ट, तो मैं कुछ फंक्शन जो है ना आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप हम ये बात समझ जाएं कि विजन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होने चाहिए विजन। दीज आर दी आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट the bigger argument of having vision. The first function of the vision is vision gives us direction in life. भाई अगर तो ये एक सफर है जिंदगी, तो सफर जो होता है वो डायरेक्शन के बगैर तो होता नहीं है ना। आप कोई भी सफर करते हैं तो आप सबसे पहले उस सफ़र में अपनी मंजिल का तयन करते हैं। आप मंजिल का तयन किए बगैर सफ़र शुरू नहीं करते। आपने नहीं देखा होगा कि कोई शख्स ऐसे ही सुबह उठ के एयरपोर्ट चला जाए और वो एयरपोर्ट जाके खड़ा हो जाए और कहेगा अच्छा यार ये फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है, अच्छा तो आज कहाँ जा रही है फ्लाइट, अच्छा हाँ सर दुबई भी जा रही है, हाँ MSC भी जा रही है, PIA की भी जा रही है, अच्छा और जो है मुंबई भी जा रही है, और जो है जनाब दोहा जा रही है, और न्यूयॉर्क जा रही है, लंदन जा रही है। चलो यार आज जो है दोहा चलते हैं। यू थिंक पीपल डू दैट? पीपल डोंट डू दैट। बल्कि हम अपनी किसी भी जर्नी को प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, तो जाना कहाँ है, दोहा जाना है तो प्लानिंग कुछ और होगी, फ्लाइट सिलेक्शन कुछ और होगी, है ना, और आपके कपड़ों की सिलेक्शन कुछ और होगी, और करेंसी की सिलेक्शन कुछ और होगी, और स्टे कहाँ करना है, अर्जी सिलेक्शन मिल जाएगी ना। आप दोहा को हटा के वहाँ पे कोई और डेस्टिनेशन डाल दें, आप लंदन कर दें, आपकी सब चीज़ें पूरी प्लानिंग बदल जाएगी। आप न्यूयॉर्क कर देंगे, प्लानिंग बदल जाएगी। आप डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे, पूरा प्लान बदल जाएगा, आपकी सारी की सारी प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो जाएगी। तो अब ये जो हमारे सफ़र होते हैं जो हम करते हैं, कराची से मैं लाहौर चला गया, 1.25 घंटे की फ़्लाइट, इस्लामाबाद 2.25 घंटे, दुबई 2 घंटे, जद्दा 3-3.5 घंटे, और आगे कहीं चला जाऊँ, लंदन चला जाता हूँ 8 घंटे, US चला जाता हूँ, कनाडा चला जाता हूँ, तो क्या है 22 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, बस यही है ना यार, 25-26 घंटे में एंड ऑफ दी स्टोरी। तो आप देखें कि ये जो चंद घंटों का सफ़र है, ये मैं इफ़ेक्टिवली प्लान ही नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास बहुत क्लियर डिसीजन ना हो। यानी कि आप कहें समझो, अरे यार मैं क्या करूँ, या लंदन चला जाऊँ या कोपेनहेगन चला जाऊँ, अगर इस चक्कर फंस जाए, या आप कहें कि नहीं मैं लंदन और कोपेनहेगन बीच में कहीं पहुँच जाऊँ तो सही चलेगा। वी डोंट डू दिस इन रियलिटी, वी डोंट डू दिस। नहीं इन दोनों की नहीं चलेगा। वी एग्जैक्टली नो कि हमें कहाँ जाना है, एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू प्लान। तो भाई ये चंद घंटों की जर्नी को हम नहीं प्लान कर सकते विदाउट हैविंग अ क्लियर कट डेस्टिनेशन। हाउ कैन वी प्लान अवर लाइफ विदाउट हैविंग अ वेरी क्लियर डेस्टिनेशन? कैसे हो सकता है? क्या जिंदगी सफ़र नहीं है? क्या कल आपने वो जो बनाई थी लाइन 2014 से 2084 तक या 74 व्हाटएवर, क्या आपको नहीं महसूस होता है कि दिस इज़ अ जर्नी? क्या जर्नी नहीं है? क्या हम सब इस जर्नी में नहीं है? क्या ये क्या है? हैं जी,
व्हाट इज दिस? ये नहीं एक सड़क पे चले जा रहे हैं हम, है वो शेर साहब? और हम सब जो है ना वो इस जगह पे अभी एंटर हुए हैं 2 दिन पहले हैं, इस जो है ना वो जंक्शन से गुजर रहे हैं, और पीछे हम बहुत सारे जो है ना वो लैंडमार्क छोड़कर आए भाई। इस कमरे में बैठा हुआ हर शख्स इस जगह से होके आया है। कोई नहीं, मैं जो 4 में तो मैं तो जंप किया था, मैंने तो 3 से 5 में आया था डायरेक्ट। we are all passed through this particular place. Right now we are here and we are moving forward. तो अगर हम आगे चल रहे हैं ताकि भाई अगर घड़ी का हर सेकंड, हर टिक टिक, हर मिनट मुझे अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे ले जा रहा है, सवाल ये है कहाँ ले जा रहा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। क्योंकि जर्नी जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है भाई। जर्नी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डेस्टिनेशन और दूसरी होती है मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर यू कॉल। तो मूवमेंट तो हो रही है और आप मूवमेंट को रोक भी नहीं सकते, इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो तो होनी है। फिर सवाल ये है कि ये हमें डिसाइड करना है कि हम चाहते हैं क्या है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर मेरे पास क्लियर विजन नहीं है लाइफ में, और विजन जो होता है वो एक मंजिल की मानंद, एक डेस्टिनेशन की मानंद आते साफ चीज़ होती है। अगर मेरे पास कोई विजन नहीं है अपनी लाइफ में तो इसका मतलब ये है कि आई मे बी लॉस्ट। मुझे क्या पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ जी। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विजन इन लाइफ। एक बच्चों की कहानी है बड़ी मशहूर, अक्सर लोगों ने पढ़ी होती है, उसका नाम है एलिस इन द वंडरलैंड, एलिस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड। पढ़ी है? किसने पढ़ी है एलिस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड ना? उस कहानी में एलिस इन वंडरलैंड में लुइस कैरल साहब जो है वो वैसे तो पूरी किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप जिन्होंने नहीं पढ़ी या जिन्होंने पढ़ी है वो इस कोर्स करने को दोबारा पढ़ें, आप इस कोर्स में दोबारा पढ़ें इस किताब को, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। इसलिए कि इस किताब में जो डायलॉग्स हैं, इसके जो उसमें जो वो है ना कन्वर्सेशंस हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अक्सर जो जुमले हैं उनमें बिटवीन द लाइन वो बड़े कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहा है। हैरान भाई, a lot of subliminal persuasion is going on in this book with these kids 6, 7, 8 years of age. A lot of subliminal persuasion is happening. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है ना वो कहानी बता रहा है बच्चों को। तो उसमें उसने एक उसका सीन है, there's a scene in the book, the story, ये बच्ची एलिस जो है ये वंडरलैंड में पहुंच गई है एंड शी इज एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दैट वंडरफुल थिंग्स हैपनिंग अराउंड। और वो चलती जा रही है और वो पौधे बातें कर रहे हैं और जानवर बोल रहे हैं और वो ना जादुई किस्म की मैजिकल चीज़ें हो रही हैं। और चलते चलते एलिस एक जगह पहुंच जाती है जहां पहुंच के रोड जो है डिवाइड हो रही होती है। तो एलिस कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कहाँ जाऊँ हैं, अब मैं इधर को मुड़ूं कि मैं इधर को मुड़ूं, मैं किधर को मुड़ूं, उसको समझ में नहीं आती ये बात। तो वो क्या करती है, उसके छोटा डायलॉग है वहाँ पे एक दरख्त पे एक बिल्ली बैठी होती है जो कि इसके टाइटल की पिक्चर भी है और जो कि शायद इस कहानी का सबसे क्रिटिकल मैसेज है जो वो देना चाह रहा है बच्चों को। वो उस बच्ची जो है ना उस बिल्ली के साथ छोटा डायलॉग करती है। उसका खुलासा बता रहा हूँ, क्लासिकल इंग्लिश में है किताब में। खुलासा उसका ये है कि वो बच्ची उससे पूछती है कि कैन यू टेल मी विच रोड शुड आई टेक। बिल्ली उससे काउंटर क्वेश्चन करती है कि एलिस फर्स्ट यू टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो। एलिस कहती है आई डोंट नो। तो बिल्ली कहती है एलिस देन इट डजंट मैटर, it doesn't really matter which road you shall take because they say if you don't know where you want to go then any road can take you there. तो किधर भी निकल जा। How can I guide you? How can I advise you? I can only advise you if you know exactly where you want to go. है ना, आप आपको अपने पर रख के देखें, मैं आपसे पूछता हूँ मुझे रास्ता बता दें मैं कहाँ जाऊँ। तो आप मुझसे नेचुरली पूछेंगे भाई आपने जाना कहाँ है, मंजिल क्या है। और मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो आप कहेंगे कि भाई फिर मैं क्या बताऊँ, कहीं भी चले जाओ यार,
हाउ कैन आई टेल यू, क्योंकि आप जो है ना वो उस तरफ जाएंगे तो कोई सफूरा कोट और वो कोई क्या कहते हैं उस तरफ निकल जाएंगे कहीं, इस तरफ जाएंगे तो जी आप जो है ना सदर तरफ निकल जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो जी आपको जो है ना वो शाखा फैल आती है, इस तरफ जाएंगे तो नॉर्थ कराची की तरफ चले जाएंगे। तो फिर आप पहले तय तो करो, अदरवाइज तो आप यू कैन मूव एनीवेयर। तो बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई जिंदगी में कभी कभी क्रॉस रोड आती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन सी रोड चूज करनी है, लेकिन ये आप सिर्फ जब ही चूज कर सकेंगे जब आपको बड़ा क्लियर हो कि मैं चाहता क्या हूं। अदरवाइज यू मे बी एट अ लॉस एट दैट पर्टिकुलर क्रॉस रोड। होता गलत रोड सेलेक्ट कर लें, होता गलत डायरेक्शन में चले जाएं। है शोएब भाई, ये कहते हैं जिंदगी जो है ना बहुत तेज भागने का नाम नहीं है। कहते हैं लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। जो लोग लाइफ को स्प्रिंट की तरह समझ के चलते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स लाइक अ मैराथन, 27 माइल्स, 42 माइल्स, 38 माइल्स, व्हाटएवर। मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका कोट है, बड़ा अच्छा कोट है। कहते हैं योर स्पीड इज इररेलेवेंट इफ योर डायरेक्शन इज रॉन्ग। आप कितनी तेज भाग रहे हैं लाइफ में, इस बात का कोई मतलब नहीं है अगर डायरेक्शन सही नहीं है। आप कितनी तेज भागे, कितना भागे, और उस भागने के नतीजे में आपने क्या कुछ किया, इट हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू इफ यू रैन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। नहीं, मतलब अगर आप बहुत भाग चुके हो, पता लगे कि यार मैं तो भागे गलत सड़क के ऊपर था, कि तकलीफ होगी ना, तो तकलीफ होती यार, सारी जिंदगी मैं क्या भागता रहा। तो इसलिए भागने से पहले हम ये तय करें भागना किधर है, और अगर हम ऑलरेडी भाग रहे हैं तो वहां रुक जाएं और सोचें कि जहां मैं भाग रहा हूं, जिस रुख पर भाग रहा हूं, क्या वो रुख सही है। और अगर वो आपको नजर आता है कि नहीं उसमें कुछ गलती है और मुझे कोई एग्जिट्स लेने चाहिए, तो फिर एग्जिट लें, ताकि और जितना आप दूर होते चले जाएंगे उतना यू टर्न मारना मुश्किल होगा। और जो बच्चे होते हैं ना हमारे घर में, उनको समझाएं ये बात अभी से, ताकि वो मेरे चिल्लू जैसी जिंदगी इनकी ना हो, वो 30-35 साल की चोटें खाने के बाद उनकी बात समझ में ना आए ना। अगर जो है ना वो मिट्ठू जो है, कहाँ है भाई मिट्ठू हमारा, वो बैठा है मिट्ठू, क्या ड्राइंग कर रहा है भाई साहब। अगर इस मिट्ठू को 11 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में किसी को बता दिया जाए, विजनिंग का फ्रेमवर्क मिल जाए, कैन यू इमेजिन बाय द एज ऑफ 40 और 35 और 45 वेयर वुड ही बी। उसकी अकॉम्प्लिशमेंट, उसकी सोच, उसका कुछ और होगा ना। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द विजन, दैट विजन गिव्स अस डायरेक्शन इन आवर लाइफ। डेस्टिनेशन आल्सो, हाँ, डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको किसी मंजिल की तरफ रुख दिखाता है कि भाई यहाँ भागना है, ये है, ये काम करना है। तो विजन नहीं है तो कभी इधर होऊंगा, कभी उधर, कभी इधर, जैसे नहीं, कभी इस दीवार पर टक्कर मारी, कभी दीवार पर टक्कर मारी, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, फिर मैं वो कर लेता हूँ, अच्छा मैं ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा नहीं बीकॉम नहीं हो रहा, बीकॉम में ACCA कर लेता हूँ, ACCA नहीं ACCA तो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ, डिप्लोमा नहीं, ये तो बहुत जो है ना वो अजीब सा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना वो मैं कुछ और कंप्यूटर कोर्स कर लेता हूँ। तो कभी उधर बैठा हुआ, कभी उधर बैठा हुआ, ना ये पूरा करा ना वो पूरा करा, हर चीज़ आधी पूरी हुई है ना। कहते हैं इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये सारी जिंदगी जो है ना वो इसी में गुजर जाती है ना ये काम पूरा ना वो काम पूरा। नहीं, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। फैज़ की नज़र में ना, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, इश्क काम के आड़े आता रहा है और इश्क से काम उलझता रहा, और हमने आखिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। And we end up
यू नो इन सच स्टेट्स, यार ये कल, और फिर रिग्रेट्स होती, यार मैं ये करता, काश मैंने ये किया होता, यार 10 साल पहले, यार मैंने 5 साल पहले किया होता, यार मैंने पहले ये हो जाओ होता, क्या मैं पहले ख्याल आया था। तो भाई इससे पहले कि ऐसा कोई मकाम ज़िंदगी में आए, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू सेट आवर डायरेक्शन राइट, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो कंक्लूजन क्या है इसका कि आइए दर्शन है ना, एक सवाल है, हाँ पूछें। ये डेस्टिनेशन हमारे किस पॉइंट पे डायरेक्ट होगी, ये 20 साल के बाद के 5 साल के बाद? क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें पहले डेस्टिनेशन डिसाइड, हाँ 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 तो ये डेस्टिनेशन कहाँ पे जाके सेट होगी? मुझे तो नहीं पता, मैं सब मालूम। हाँ तो 75 साल की उम्र पे, हाँ 65 साल की उम्र पे होगी, ये 20 साल मतलब 10 साल बाद होगी। नहीं, बियॉन्ड योर लाइफ। तो मतलब वो मैं कहाँ तक सेट करूँ? बियॉन्ड योर लाइफ, कितना बियॉन्ड? बियॉन्ड 2 3 4, आपकी पूरी लाइफ तो खप जाए, आप मर जाएं, यानी रिटायरमेंट का तो कॉन्सेप्ट गया। रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट, वेयर डिड दिस कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम? ये तो अजीब व गरीब पोनी है। रिटायरमेंट तो बहुत बड़ा पोनी है भाई, हैं? कौन रिटायरमेंट कहाँ से आ गया भाई? और मुसलमानों की जिंदगी में रिटायरमेंट तो होती नहीं है वैसी, है जी। रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट की वजह भी ये कहानी है, वो मैं आगे कल बताऊंगा आपको। हैं इस्लामाबाद वाली हाँ नहीं वो तो नहीं वो तो एक अलग, वो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि एक आदमी रिटायर नहीं हुआ एंड उन्होंने आखिरी रात तक काम किया, जो उनका काम था उन्होंने किया माशाल्लाह, आखिरी काम करके भी वो इंतकाल हुआ उनका, वो एक अलग है। मैं बताऊँ रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्या है कि वजह कहानी क्या है ना जी। मसला क्या है कि इस वक्त जो है ना वो एक सिस्टम है जिस सिस्टम में हम और आप जी रहे हैं, मैं उस सिस्टम को कहता हूँ सिस्टम बी, आई कॉल इट सिस्टम बी, उसको नाम दिया हमने सिस्टम बी, उसका नाम। सिस्टम बी जो है ना वो ये कहता है कि our intellect is enough to manage our affairs। आपकी इंटेलेक्ट काफ़ी है जी, आप अंदर सोचें एंड यू कैन मैनेज योर अफेयर्स, all affairs very well by your intellect। आप इतना सही हैं माशाल्लाह, आप जहानत जो है बहुत काफ़ी। एक और सिस्टम है उसे हम कहते हैं सिस्टम ए, उसका नाम देते हैं सिस्टम ए का। सिस्टम ये कहता है our intellect is helpful but not enough to manage our affairs। It's not enough। आपको अपनी इंटेलेक्ट के साथ कुछ और भी चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? We need divine guidance to make judgments and decisions
करेक्टली। सिस्टम भी कहता है भाई we don't need divine guidance, and we can manage without it. क्या जरूरत है, छोड़ो, आप काफी सही हैं, काफी हमें जाना, तो सारा सवाल करें and take decisions, move forward. तो जहानत में एक उसका शाखसाना ये भी है कि आप रिटायर हो जाएं। हाँ जी, आगे तारीख में सुना है किसी ने आके कहा हो, हज़रत अबू बकर ने कहा हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, अगर बहुत हो गया मैं रिटायर होना चाहता हूँ, वेकेशंस पे जाना है, वेकेशंस। Have you ever heard of that? Have you ever heard कि उमर बिन खत्ताब ने आए कहा हो कि भाई क्या बहुत भाई काम कर लिया यार, वो रिटायरमेंट तो दे दो भाई हैं? या आपने सुना हो कि उन्होंने कहा भाई एनुअल लीव चाहिए 14 दिन की, मलेशिया घूमने जा रहा हूँ फैमिली के साथ। नहीं, अगर सुना है कोई, अगर ऐसे मैं तो मुझे पता है मेरी नॉलेज में ना हो, मैं तो नहीं पढ़ा भाई, इतनी तारीफ पढ़ने के बाद मुझे मिल नहीं रहा कहीं कोई ऐसा रेफरेंस कि वगैरह, हम रिटायर हो जाओ, छुट्टियां ले लो, छुट्टियों पे चले जाओ। वेयर इज दिस कम फ्रॉम? ये कहाँ से आ रही है चीज़ें? ये आ रही है हमारी इंटेलेक्ट, छुट्टी लो, आराम करो, इसलिए बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना पीछे। तो रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ठीक है ना? यू नीड डायरेक्शन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ, टिल द लास्ट ब्रेथ। तो आप आखिरी सांस लेंगे ना, उस तक भी चाहिए, उसके बाद भी कुछ चलेगी कहानी ख़त्म नहीं होगी वहाँ पे। कहना मौत है दो जिंदगियों के बीच का वक्फा, मौत है दो जिंदगियों के बीच का वक्फा, जरा दम लेके गोया आगे बढ़ेंगे हम। वो तो एक छोटा सा ट्रांजिशन पॉइंट है, मौत, उसके बाद आगे कहीं और जाना है, कोई और चल रही है गाड़ी आगे। हाँ अभी चलेगी आगे ना, फाइनल डेस्टिनेशन। The first challenge is like I was a professional and I take a break to add value to the role of a father. हाँ नहीं ले ले भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ना ले, छुट्टी ले लें भाई, आप छुट्टी ले लें आप, to add value to the role of your father and husband, or the opportunity is there, use it. Because it also helps in increasing competency in that field as well. हाँ आप ले लें उसको, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए बगैर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, ठीक है ना? अगर आपने लाइफ को डिजाइन सकते छुट्टी की जरूरत नहीं, हर दिन छुट्टी का दिन हो तो क्या ख्याल है? अगर आपकी हर दिन छुट्टी हो, what about that? If you enjoy your life, like every day is a holiday. Happy day, happy life. Every day, you know, you are learning something new. Every day you are giving time to your family. Every day you are, trying to improve your confidence. What about that? वैसे तो अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वॉल्ट डिज्नी के सीईओ का मैं कहीं डॉक्यूमेंट्री देखा था, तो उन साहब ने ये कहा था कि मैंने अपने विजन बनाया था कि आई वुड वांट टू वर्क इन अ प्लेस दैट मेक्स मी फील आई वुड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल। ये इस सवाल से मैंने भी एक्चुअली पिक्सार की डायरेक्टर है। If you love your job, you won't have to work another day in your life. हाँ, समथिंग लाइक तो फिर वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। यार छुट्टी लेने की टेंशन ना हो ना आपको, छुट्टी लूँ वीक, नहीं, लोग खुश होने के लिए मोर देन 80%, 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे वेट फॉर वीकेंड्स टू बी हैप्पी। जुम्मे के दिन सेकंड हाफ जो होता है, पहला सेकंड हाफ लोगों की खुशी, चेहरे पे सरशारी के आसार, जिनका सैटरडे ऑफ होता है, जिनका सैटरडे ऑफ होता है, जिनका सैटरडे ऑफ होता है, और जिनका सैटरडे ऑफ नहीं होता उनका सैटरडे को होता है, उनकी खुशी थोड़ी होती है, एक दिन की होती है। जिनका सैटरडे ऑफ होता है उनकी 2 दिन की खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में लोगों के मुंह लटके हुए होते हैं मंडे मॉर्निंग, अरे यार उठा नहीं जा रहा होता, दिल नहीं चाहता, फिर वही बॉस की शक्ल सामने आ रही है, वही कस्टमर, वही चिक चिक, वही मुसीबत, वही ट्रैफिक, यार क्या मुसीबत है। एक साथ
है? ऐसा कोई भी काम जिसमें आप छुट्टी का इंतजार कर रहे हो आपको करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक रेसिपी है। If you want to destroy your life, do something where you have to wait for the holiday and the vacation and the weekend. Do something that you really truly enjoy. फिर आप देखेंगे आपकी क्वालिटी और आपका जो है ना वो कहाँ होगा, तो वो आपको मिलता है विजुअल विजन से। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कहना चाह रहा था कि देखिए विदाउट अ विजन वी कैन नॉट हैव डायरेक्शन।